सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में। वो कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप उसे गैस कीजिए और तब तक मैं स्लाइड को चेंज करती हूँ। गाइस, हम बात करेंगे 7th ब्रिक्स समिट के बारे में। अभी आपको ध्यान होगा 17th नंबर के ब्रिक्स समिट का ऑर्गेनाइजेशन ब्राजील में हुआ था, है ना? किस में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और यही जो ब्राजील में ऑर्गेनाइजेशन हमारा ब्रिक्स समिट का किया गया है, उसके सारे डिटेल्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ नजर डालते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि ब्राजील में 17वें नंबर के ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें भाग लिया है, जिसमें अभी हाल ही में इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि अब ब्रिक्स का एक और भाग जुड़ चुका है, जो कि है इंडोनेशिया। ये जो समिट है, जो कि अभी रिसेंटली ब्राजील में रियो डी जेनरियो में ऑर्गेनाइज की गई थी, यहाँ पर कुछ फोकस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इस ब्रिक्स समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। सबसे पहला हमारा लक्ष्य था कि हम ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार लेकर आए और साथ में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएं। इसके उद्देश्य के साथ में ब्रिक्स समिट की शुरुआत की गई थी। क्या है ब्रिक्स समिट? चलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रिक्स जो है वो हमारी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। क्या करती है ये एक ऐसी फोरम है जो कि हमारे ग्लोबल डिस्कशंस के लिए बनाई गई है, जहां पे कुछ ग्लोबल इश्यूज को उठाया जाता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर इसके सदस्य की तरफ नजर डालें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस इंडोनेशिया, ये सभी इसके सदस्य हैं। अगर हम टर्म की बात करें तो ये ब्रिक शब्द से आया है। ध्यान रखिएगा, 2001 में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसे ओनली ने इस शब्द को गढ़ा था, जिसका नाम था ब्रिक। 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत हुई थी ब्रिक्स से, जो कि अब जाकर ब्रिक्स बना। कब? 2010 में। अब इसमें इंडोनेशिया भी जुड़ चुका है। कोई आपसे पूछे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इसकी पहली, कहना चाहिए, मीटिंग रशिया में की गई थी। रशिया में यूकारेनबर्ग में यहाँ पर पहला एक ऐसा समिट किया गया था, जो कि ब्रिक्स का समिट था। वहीं पर अगर हम अनऑफिशियली इसको बात करें तो अनऑफिशियली वे में भी इसको विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। 2024-25 में ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत जब की गई तो इसे हम लोगों ने ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स बढ़ता जा रहा था, ब्रिक्स एक्सपेंड हो रहा था, नए नए कंट्रीज इसका भाग बन रहे थे। आइए चलिए अब हम लोग ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट मल्टीपोलैरिटी एंड ग्लोबल साउथ ऑपरेशंस। जो हमारे कहना चाहिए द्विध्रुवीयता है, उसको डील करने के लिए, ग्लोबल साउथ में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएनएससी, आईएमएफ जो कि हमारा लोन देने का काम करता है, वर्ल्ड बैंक जो कि हमारा लोन देने का काम करता है, उन सभी इंपॉर्टेंट संस्थाओं में सुधार करना, ये भी काम किसका होता है? ब्रिक्स का होता है। साथ में अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली या फिर डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशन चाहिए तो उसमें भी सपोर्ट करता है। G7 जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के ग्रुप को बैलेंस करने का भी काम ब्रिक्स सबमिट करता है। चलिए अब हम लोग एक बार इसके मेंबर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। इसके मूल मेंबर कौन कौन थे? सबसे पहले था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये इसके 2010 तक के कौन थे? मेंबर्स थे। उसके बाद 2025 में नए मेंबर जुड़े। कौन कौन से नए मेंबर जुड़े? जैसे कि इजिप्ट हो गया, यूथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये सभी वो नए सदस्य थे जो कि कहां पर जुड़े हैं? 2025 में जुड़े हैं। अब हम बात करते हैं रियो डी जेनरियो के डिक्लेरेशन के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसे अर्जेंटली
जो कॉल किया गया है किसके रिफॉर्म के लिए, किसके सुधार के लिए किया गया है, यूएनएससी के सुधार के लिए, आईएमएफ जो कि लोन देने का काम करता है ना, हमारी इकोनॉमी जब भी कभी भी गिरने का समय आता है या फिर वीक होती है उस समय पर सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ। डब्ल्यूटीओ, साथ में 21 सेंचुरी के रियलिस्टिक्स डिमांड्स को पूरा करने के लिए ब्रिक्स कंट्री को इमीडिएटली बुलाया गया था। वहीं पर अगर हम अंतरराष्ट्रीय मंच की बात करें तो हमारे साउथ, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के लिए और इंटरनेशनल रिफॉर्म के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स की तरफ नजर डालते हैं। गाइस ये क्या एम्फेसाइज करता है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को एम्फेसाइज करने का काम करता है। ये डिमांड ड्रिवन प्रिंसिपल के रूप में ये जाना जाता है। स्टेट बिल्डिंग रियलायंस सप्लाई चेन फ्रॉम द क्रिटिकल मिनरल्स, जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए भी इसकी शुरुआत की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इंक्लूजन ऑफ इंडोनेशिया का, क्योंकि अभी इंडोनेशिया यहाँ पर शामिल हुआ है। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला ऐसा कंट्री हो गया है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। ये क्या करेगा, ये अमेरिका और लैटिन अमेरिका यानी कि ग्लोबल साउथ के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करेगा। इंडोनेशिया जो कि अपने में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, जिसने अभी हाल ही में ब्रिक्स को पार्टिसिपेट किया है, ब्रिक्स में शामिल हुआ है। ये क्या करेगा, ये वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ के स्ट्रेंथ को, ग्लोबल साउथ की क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगा। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।